कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में सुनिए बिजनेस और कॉरपोरेट वर्ल्ड के ताज़ा अपडेट्स और जानकारियां। शुरू करते हैं ऑयल इंडिया के नए फ्रेंच टाई अप की खबर से। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेल और नेचुरल गैस की खोज को तेज करने के लिए फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी ने बताया कि तकनीकी सहायता हासिल करने के लिए दोनों संस्थाओं के बीच टेक्नोलॉजी सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ये सहयोग इंडियन सेडिमेंट्री बेसिन्स के गहरे समुद्री क्षेत्रों में रिसर्च एक्टिविटीज को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसमें उन कुओं की ड्रिलिंग भी शामिल है जिनकी ड्रिलिंग करना गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है। इस समझौते के तहत टोटल एनर्जीज ओआईएल के मौजूदा और भविष्य के ऑफशोर पोर्टफोलियो में अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज उपलब्ध कराएगी। ओआईएल और ओएनजीसी अंडमान सागर में हाइड्रोकार्बन की खोज की कोशिशों में जुटे हैं ताकि ऐसी खोज हो सके जो भारत की 88% ऑयल इंपोर्ट निर्भरता और 50% गैस इंपोर्ट निर्भरता को कम करने में मदद कर सके। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के रक्षा मंडप में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दशक में भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर से एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है। हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स, इंजीनियर और वैज्ञानिक इनोवेशन की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि आज हमारे युवा ड्रोन और अनमैन्ड व्हीकल्स के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। आने वाले समय में हमारी आर&डी भावी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीयूष गोयल ने कहा कि 2014-15 में जहां रक्षा उत्पादन 56,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 में ये बढ़कर 1,51,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी इसमें 174% की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस साल के अंत तक भारत गोला बारूद में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, जबकि 2027 तक कुल डिफेंस जरूरतों का 70% भारत में ही बनने लगेगा। बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए कि आज भारत डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है। डिफेंस के शस्त्र भारत में बन रहे हैं और हमारे काबिल अफसर, काबिल इंजीनियर्स, काबिल साइंटिस्ट, इनोवेटर्स के काम को मैं साधुवाद देता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे 10 वर्षों में भारत एक डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर के बदले डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर बना है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। इसमें ऑपरेशन सिंदूर भी देखने को मिला है। यहाँ पर युवाओं के लिए क्या कहेंगे इसमें? हमारे युवा युवतियों में जो हुनर है, जो कौशल है, वो नए नए नवाचार के तरफ और बढ़े। भारत और नए शस्त्र बनाने के लिए तैयार हो। हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स जितना ज़्यादा आर&डी और इनोवेशन में रुचि लेंगे, वो देश को और सशक्त बनाएगा, देश को सुरक्षित बनाएगा। भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करते हुए तातारिस्तान गणराज्य की राजधानी कजान और स्वर्दलोव्स्क क्षेत्र की राजधानी येकातेरिनबुर्ग में अपने 2 नए वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन दोनों वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कजान और येकातेरिनबुर्ग रूस के औद्योगिक और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये शहर ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, विमान निर्माण, इस्पात और आईटी जैसे क्षेत्रों में काफी अग्रणी है। इन दूतावासों के खुलने से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पब्लिक रिलेशन को गति मिलेगी। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अभी ये व्यापार करीब $65 अरब सालाना है, जिसमें एनर्जी, सिक्योरिटी और डायमंड का बड़ा योगदान है। Consistent work has been underway to establish these consulates. Ekaterinburg is often called the third capital of Russia due to its industrial importance and is the gateway to Siberia. Known for its heavy engineering, gem cutting, defense manufacturing, metallurgy, nuclear fuel, chemicals and medical equipment. The region hosts
one of the most prominent international economic forums in Russia, the INNOPROM. The opening of the consulate will give impetus to enable and to strengthen the technological, scientific, economic, and trade collaboration between Indian and Russian industries. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में भारत के एक हाई लेवल डेलीगेशन ने टोक्यो में जापान की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों जेरा और जोगमेक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान लंबे समय के लिए एलएनजी की खरीद, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और डीकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। पुरी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत में अभी 14 गीगावाट गैस बेस बिजली संयंत्र गैस की कमी के कारण इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे। जापान के साथ मजबूत सहयोग से इन संयंत्रों को फिर से चालू करने का और एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बैठक में जापानी कंपनियों को भारत में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी राउंड 10 में निवेश का आमंत्रण भी दिया गया। India and Japan share a trusted partnership built on shared values, economic ambition, and a commitment to a secure and sustainable energy future. A high-level Indian delegation engaged with Japan's leading energy institutions, including JERA, JOGMEC, and major industry leaders, to strengthen LNG cooperation. Discussions focused on joint LNG procurement to reduce volatility and improve supply stability. India imported 27 million tons of LNG in FY 2024-25, while JERA handles around 36 million tons annually. India also highlighted its 14 gigawatts of stranded gas-based power capacity, which can become viable with more affordable LNG. The delegation explored collaboration in green hydrogen, electrolyzers, renewable integration, offshore exploration, and decarbonization technologies. India's ENP reforms, including ORDA 2025 and OALP Round 10, offer 25 exploration blocks across 1.92 lakh square kilometers. Cooperation in gas hydrates, CCUS, clean fuels, and capacity building was also discussed. Further interactions were held with NYK Line, K-Line, Mitsui OSK Lines, Osaka Gas, Sojitz Corporation, Jetro, and the Yamanashi Hydrogen Company. The engagement advanced cooperation in hydrogen, fuel cells, green ammonia, CBG, and new energy value chains. Discussions also covered Myanmar's upstream assets, the Southeast Asia gas pipeline, the LNG Consumer Club, and Japan's potential participation in the Global Biofuels Alliance. The visit concluded with an invitation to Japanese partners to participate in India Energy Week. टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने सऊदी अरब और अमेरिका इन्वेस्टमेंट समिट में कहा कि आने वाले 4-5 सालों में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली एआई डेटा सेंटर धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में स्थापित किए जाएंगे। मस्क ने एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के साथ बातचीत में कहा कि सूरज से निकलने वाली कुल ऊर्जा का केवल 50 करोड़वां हिस्सा ही धरती तक पहुंचता है। अगर हम अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएं तो हमें लाखों गुना ज्यादा बिजली मिल सकती है। यही वजह है कि भविष्य का सबसे तेज एआई अंतरिक्ष में चलेगा। The way to think of AI in space is that in order to achieve any meaningful percentage of a Kardashev 2 scale civilization where you're using even a millionth of the sun's energy, you must have solar powered AI satellites in deep space. So that once you realize, once you think in terms of a Kardashev 2 scale civilization, which is what percentage of the sun's energy are you turning into useful work, then it becomes obvious that space is overwhelmingly what matters. Overwhelmingly. The sun only receives roughly 1/2 billionth of, the Earth only receives roughly 1/2 billionth of the sun's energy. So if you want to have something that is, say, 1,000,000 times more energy than Earth could possibly produce, you must go into space. So this is where it's kind of handy to have a space company, I guess. ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।